हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्वेश्चन पेपर, जहां पर जीके जीएस से रिलेटेड और साथ ही साथ करंट अफेयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जीके जीएस में आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहीं से हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये। बेरिंग जलडमरू मध्य, इंग्लिश चैनल या फिर हडसन जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। चारों में से आप लोग राइट आंसर गेस करिएगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश जो बेरिंग जलडमरू मध्य है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी हैं उनको सॉल्व करवाया है। अभी की बात करते हैं इस वीडियो में, तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य बात करते हैं। ये आपका मोरक्को को स्पेन से विभाजित करता है। चलिए इसको मैप में भी देखते हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग कौन से दो भागों को अलग करती है, या दो समुद्र को मिलाती है, या फिर हडसन जलडमरू मध्य या इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल भी इस समय न्यूज़ में बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ये मैप में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है, और यहाँ पर यूरोप में स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को को कौन सी जलधारा अलग करती है, तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जलधारा, या फिर स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली जलधारा। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद हो गया होगा विद मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न दाब, निम्न घनत्व, उच्च दाब या फिर निम्न तापमान। तो बर्फ़ क्यों पानी में तैरते हैं, या बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। अगर जो इस चीज़ को आप लोग मैच करेंगे तो आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, निम्न घनत्व। बादल क्या है, हवा की तुलना में इसका बहुत कम घनत्व होता है, इसीलिए अपने वजन को संतुलित करने के लिए जो आसपास की हवा होती है उससे वो उच्च उछाल बल का अनुभव करते हैं और वो एक सर्टेन अमाउंट मतलब जा कर के तैरते हुए हमको दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का अंग है जिसमें श्वसन, ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर नाभिक। इसमें से राइट आंसर गेस करिएगा। कोशिका वह कौन सा अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि किसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर सॉल्व किया होगा, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो उसका भी आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, करंट अफेयर्स के लिहाज से, क्योंकि यह भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी चीज़ पहली होती है भारत में या फिर किसी प्रदेश के अंदर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ का जो राइट आंसर होगा आप लोग गेस करिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। राइट आंसर होगा इसका जो होगा SJVN, यहाँ पे SJV और N इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है, सतलुज जल विद्युत निगम। SJVM ये कहाँ पर है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ शुरू की गई है, किस राज्य में। हिमाचल प्रदेश आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आदर्श जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो है आपका अनंत। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। प्रिस्ले, रदरफोर्ड, न्यूटन और एडवर्ड जेनर। चारों के चारों लोगों की खोज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ये खोज की थी प्रिस्ले। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो रदरफोर्ड ने भी कुछ खोज किया था, न्यूटन और एडवर्ड जेनर ने।
तो बात करते हैं रदरफोर्ड की। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड और इन्होंने 1911 में किसकी खोज की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का आप लोगों को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बहुत ज़्यादा फेमस है और गति के जो नियम हैं ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये न्यूटन की खोज है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक का टीका, इन्होंने ही चेचक के टीके की खोज की थी और इनको इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? सतह से सतह या सतह से हवा, हवा से सतह या हवा से हवा? इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और मिसाइल रैम्पेज की बात हो रही है जो कि स्पेशली बनाई गई है वायुसेना के लिए और नौसेना के लिए। तो इसकी जो विशेषता है वो है हवा से सतह में मार करना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। रैम्पेज मिसाइल कहाँ पर? तो ये भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सहयोग से रोजर पे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का क्या नाम है? ये भी आपका चर्चा में रहा है। रिजर्व बैंक या यूपीआई स्विच, एयरटेल रिजर्व पे या पे स्विच। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूपीआई स्विच। यूपीआई स्विच से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका जो है रिजर्व पे के द्वारा नई सेवा का नाम है यूपीआई स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बात यहाँ पे हो रही है इंडियन वैक्सीन की। तो वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ इस समय सर्कुलेट हो रहे हैं। ये इस लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगामी जितने भी 6 से 8 महीने के अंदर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए। ऑप्शन बताना है आपको, कृष्णा एल, नरसिंह यादव, दिनेश कुमार या अमिताभ चौधरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं आपके कृष्णा एल। फर्स्ट यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है ये क्वेश्चन और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें तो ध्यान दें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इस समय खबरों में है या जो कौन सी चीज़ ज़्यादा चर्चित है वही भर आता है, बाकी इतना डिटेल में नहीं पूछता है। जैसा कि आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते हैं तो लोग बहुत करंट अफेयर्स के नाम पे बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि मेरा एग्ज़ाम कौन सा है और किस टाइप के करंट अफेयर्स पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं उसमें पूछे जा चुके हैं, उसी हिसाब से करंट अफेयर्स की आप लोग तैयारी करिए। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी जीवाणु की खोज एक डच वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कहाँ के थे? तो ये डच के थे और इन्होंने ही जीवाणु की खोज की थी। यहाँ पर एक और नाम है मेंशन, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक और इन्होंने खोज की थी कोशिका की खोज। क्वेश्चन अगर जो पूछे कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन भी कहा जाता है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी है और कैलोलॉजी। चारों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको चारों के बारे में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले आंसर बताते हैं। कोशिकाओं का जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है साइटोलॉजी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगर बात करें फिजियोलॉजी किसे कहते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट आप लोग सुने होंगे। तो इसमें क्या होता है, जानवर और मानव के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, मतलब उनकी मांसपेशियाँ किस टाइप से कार्य करती हैं या फिर अंदरूनी और जितने भी बाह्य अंग हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, तो ये फिजियोलॉजी में भी बताया जाता है। न्यूक्लियोलॉजी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको परमाणु चिकित्सा भी बोलते हैं, न्यूक्लियो परमाणु चिकित्सा। तो न्यूरोलॉजी से ये थोड़ा अलग है। न्यूरोलॉजी और न्यूक्लियोलॉजी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूरोलॉजी में होता है कि मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को समझा जाता है, जबकि न्यूक्लियोलॉजी आपका परमाणु चिकित्सा से रिलेटेड है। जो भी जैसे कैंसर के उपचार में रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं न्यूक्लियोलॉजी में, उपचार में रेडियोधर्मी पदार्थ का।
कैलोलॉजी, तो कैलोलॉजी मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन कहलाता है। कैलोलॉजी क्या कहलाता है? तो मनुष्य की सुंदरता का इसमें अध्ययन किया जाता है। टॉर्च में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो प्रकाश से रिलेटेड साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्च में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? टॉर्च या फ्लैश लाइट जो होता है उसमें बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण, अवतल या फिर उत्तल दर्पण। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवतल दर्पण। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। क्यों उपयोग करते हैं? ताकि जो हमारे पास प्रकाश की किरणें हो वो अधिक केंद्रित हो, मतलब किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करें और चीज़ें हमको जल्दी से जल्दी, अगर जो रात में सर्च कर रहे हैं तो वो क्लियर दिखें। टॉर्च आप लोग जलाए होंगे तो देखते होंगे कि उसका जो बीच में एक डार्क मतलब लाइट का सर्कल बनता होगा, तो वो अवतल दर्पण की वजह से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1905 में, 9 में, 1911 में या 1920 में? तो बंगाल विभाजन के बाद ये मार्ले मिंटो सुधार बिल आया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1909 ईस्वी में। 1905 में आपको पता ही होगा मार्ले बंगाल का विभाजन हुआ था। 1909 में इसका जो अगर जो हम बात करें अंग्रेज़ों का क्या इसका मेन मोटो था, तो ये था राष्ट्रवादियों में फूट डालना। उस समय बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद भी चरम पे आ गया था, तो इनमें फूट डालना कैसे? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना करके, जहाँ पर मुस्लिमों को मुस्लिम मतलब मतदान करके चुन सकते थे, तो इस तरीके से राष्ट्रीय एकता को खंडित करना इसका मेन मोटो था। मार्ले मिंटो सुधार बिल, इसके बारे में हिस्ट्री वाले वीडियो में मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है वहाँ पर, लेकिन डिटेल से इसके बारे में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनी या महमूद गजनवी भी जिसको बोलते हैं किस वंश का शासक था? गुलाम, यामिनी, तुगलक या फिर खिलजी वंश का? तो महमूद गजनवी ये था आपका यामिनी वंश का संस्थापक, या यामिनी वंश से ये रिलेटेड था। सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसको जाना जाता है मेन फोकस, मतलब मेन फेमस ये है, सोमनाथ मंदिर को इसने 17 बार लूटा और नष्ट किया था, इसके लिए जानते हैं हम लोग। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योति सुरेश वेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं की टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो महिलाओं की टीम स्पर्धा की बात हो रही थी, जिसमें ज्योति थी, अदिति थी और प्रणीत। संघाई में यह हुआ था आयोजन तीरंदाजी विश्व कप 2024। इसमें इन्होंने कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं पदक जीता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अब इस क्वेश्चन में आपसे एक होमवर्क भी दे सकते हैं, जिसे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, उसके बारे में पढ़िएगा। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज भी होगा और लिख देंगे वो चीज़ें, ज़्यादा टाइम तक आपको याद भी रहेगी। अनुच्छेद 63 है, 66 है, 74 है या 52? राइट आंसर क्या है? तो अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो ये है 66(1) में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब आगे जो देखते हैं, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 63 में कहा गया है एक उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, मतलब एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। 63 में कहा गया है। 66 में इनका निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। 74 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको अनुच्छेद 52 के बारे में कितना पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित किरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये हम लोगों का आज लास्ट क्वेश्चन है। चर्चित किरु जल विद्युत परियोजना चर्चित क्यों रहा है? क्योंकि आपको बता दें, CBI जो हमारी एक संस्था है, उन्होंने पूर्व राज्यपाल हैं
किरू कहाँ पर है, तो पहले इसका आंसर दे देते हैं फिर आपको बताते हैं। किरू जो ये है जल विद्युत परियोजना, ये आपकी है जम्मू कश्मीर में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और यहीं के पूर्व राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक। इनके 3 स्थानों पर सीबीआई छापा, 3 नहीं 30 स्थानों पर सीबीआई छापे डालती है। और इसका जो जल विद्युत परियोजना बन रही है, इसको ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं। तो ये चर्चा में रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए किरू जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।